टाटा म्यूचुअल फंड कंपनी टाटा कॉरपोरेट बॉन्ड फंड का NFO ला रही है, जिसकी लॉन्चिंग 22 नवंबर को हो रही है एंड दिस इज ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर 1 वीक और 29 नवंबर तक इसमें सब्सक्राइब किया जा सकता है। तो ये कॉरपोरेट बॉन्ड फंड है क्या, किस कैटेगरी के फंड होते हैं, डेट की कौन सी कैटेगरी होती है, इसका रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल क्या होता है, ये जो टाटा का कॉरपोरेट बॉन्ड फंड है ये बाकी जो एग्जिस्टिंग AMCs के कॉरपोरेट बॉन्ड फंड्स हैं उनसे कैसे डिफरेंट है, क्या यूनिक चीज़ें हैं इसमें, इस फंड का असेट एलोकेशन पैटर्न क्या है, इसके फंड मैनेजर की प्रोफाइल क्या है और फाइनली ये फंड किस कस्टमर सेगमेंट को सूट करता है, ये सब इस वीडियो में हम समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना एजुकेशन का वो मुहिम एजुकेट एम्पावर कोलैबोरेट, जो नर्चरिंग वेल्थ के माध्यम से मैं डॉक्टर कुमार गौरव चला रहा हूं और टेक्निकल चीज़ों को बिल्कुल लेमैन टर्म्स में समझाने का मेरा प्रयास है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि ये कॉरपोरेट बॉन्ड फंड होता क्या है और जो टाटा का जो नया NFO आ रहा है वो बाकी एग्जिस्टिंग कॉरपोरेट बॉन्ड फंड से कैसे डिफरेंट है, डिफरेंशियल क्या है इसमें। अब देखिए, अमूमन ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो हम स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं, बाजार में निवेश कर रहे हैं और बाजार जोखिम भरा होता है, इसलिए इस डर से बहुत सारे लोग निवेश ही नहीं करते हैं। उनको हमेशा पैसे के खोने का खतरा लगता है। मगर आप ये जान ले कि म्यूचुअल फंड की दो कैटेगरी होती है प्रेडोमिनेंटली, एक इक्विटी होता है और एक डेट होता है। इक्विटी एज एन इनहेरेंट नेचर इज अ हाईली वोलाटाइल एसेट क्लास, इसका बाजार में निवेश होता है, इसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। उसी तरीके से जो डेट है उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, इसकी वोलाटिलिटी इक्विटी की वोलाटिलिटीज की तुलना में काफ़ी कम होता है। अब आइए डेट के बारे में समझते हैं। ये डेट क्या होता है? डेट का मतलब होता है उधारी, उधारी मतलब कर्ज। अब कोई भी कंपनी या कोई इंसान या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बैंक इकोनॉमी में कर्ज लेती है, तो जब भी कोई बंदा कर्ज लेगा तो उसके एवज में एक ब्याज देता है, जो ब्याज उसका कूपन रेट कहा जाता है, जो कि इनकम होता है कर्ज देने वाले का। तो जो डेट है इंडिया में 3 लोग लेते हैं। कौन? एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा बैंक और तीसरा कॉरपोरेट। तो इस डेट की एक रेटिंग होती है, सेफ्टी रेटिंग होती है, जो रिलेटिवली एक दूसरे से अलग होती है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर आप कर्ज दे रहे हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म में कर्ज दे रहे हैं तो उसको ट्रेजरी बिल्स कहा जाता है, टी बिल्स, जो कि 1 साल के नीचे के पेपर्स होते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म में दे रहे हैं तो उसको सोवरेन बॉन्ड्स कहा जाता है, जिसको RBI बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहा जाता है। तो सेफ्टी के लिहाज से सोवरेन बॉन्ड्स में कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं होता है। इसके बाद बैंकिंग, बैंक सर्टिफिकेट और डिपॉजिट्स के नाम पे कर्ज लेते हैं, जो कि 1 साल के नीचे का पेपर होता है, जो कि लिक्विड कैटेगरी कहा जाता है। बैंकों में भी रिलेटिवली रिस्क कम होता है। तो ज़्यादा रिस्क कहाँ होता है? कॉरपोरेट में होता है, क्योंकि कॉरपोरेट में अलग अलग तरीके के कंपनीज होती हैं। तो कॉरपोरेट की जो डेट है उसका सिक्योरिटी जाने के लिए क्रिसिल की रेटिंग का सहारा लिया जाता है, जिसमें AAA रेटेड, सिंगल A रेटेड और AA रेटेड पेपर्स होते हैं। AAA रेटेड काफ़ी सिक्योर रेटिंग होती है, जिसकी लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसमें किसी प्रकार का डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता है। AA और सिंगल A AAA की तुलना में रिस्कियर होते हैं, मगर कहने का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि AA रेटेड और सिंगल A रेटेड पेपर में बिल्कुल पैसे के डूबने का खतरा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और जब आप एक डेट के फंड में निवेश करते हैं तो आपके पैसे बहुत सारी कंपनीज के, बहुत सारे ट्रेजरी बिल्स के, बहुत सारे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में डाइवर्सिफाई किया जाता है। तो अगर खुदा ना खास्ता 1-2 कंपनी अगर डिफॉल्ट भी कर जाती है तो आपका 2-3% से ज़्यादा का नुकसान उसमें नहीं होता है। तो आपका रिलेटिव जो सेफ्टी पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा होता है।
तो ये तो हो गई पूरे डेट की एज अ होल बात। अब हम बात करते हैं कॉरपोरेट बॉन्ड फंड की। कॉरपोरेट बॉन्ड फंड में खाली AAA रेटेड सिक्योरिटीज के पेपर लिए जाते हैं और इसीलिए इसकी जो रिस्क प्रोफाइलिंग है वो सबसे सेफ माना जाता है, क्योंकि AAA रेटेड प्रोफाइल बहुत ज़्यादा लिक्विड होते हैं, उसमें कोई सेफ्टी का खतरा नहीं होता है। तो एग्जिस्टिंग जितने भी कॉरपोरेट बॉन्ड फंड है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है या एक्सिस AMC के पास है या ICICI AMC के पास है, ये सारे AAA रेटेड सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। अब पिछले साल ऐसा देखा गया कि बाजार जब बिल्कुल नीचे गिर रहा था, जो ये कोरोना का संकट आया था, एक अफरा तफरी का माहौल था और इसके फलस्वरूप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में या हर देशों के सेंट्रल बैंक ने बहुत सारी लिक्विडिटी अपने देश के सिस्टम में डाल दिया। तो जब लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बहुतायत होती है सिस्टम में, तो AAA रेटेड पेपर्स जो भी लिक्विड काफ़ी होते हैं, तो जब लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो AAA रेटेड के पेपर्स की डिमांड ज़्यादा रहेगी, मगर लिक्विडिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो इनकी डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, इनका जो रिटर्न है, इनका जो यील्ड है थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो ऐसा देखा गया कि जो AAA रेटेड पेपर्स हैं जो कॉरपोरेट बॉन्ड का 100% इंग्रेडिएंट होते हैं, उनकी रिटर्न कम हो गई, जो पहले की तुलना में काफ़ी कम थी, जैसे वो 5% के भी नीचे आ गई। सो अब जो लिक्विड पेपर्स हैं उनकी भी डिमांड काफ़ी कम हो गई, जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पेपर्स हैं उसकी भी रिटर्न कम आ गई। सो ये जो टाटा का NFO आया है, इस ऊहापोह को थोड़ा बहुत एड्रेस करता है। क्यों एड्रेस करता है? क्योंकि इसने खाली AAA रेटेड फंड्स में निवेश नहीं किया है। इसका जो असेट एलोकेशन पैटर्न है वो ऐसा है कि 60% इसमें कंपनी के AAA रेटेड पेपर्स हैं, 20% इसने AA+ जो अपने आप में एक प्रीमियर कैटेगरी होती है उसमें भी निवेश किया है, क्योंकि इसमें AA+ के पेपर्स के कारण इसकी यील्ड जो है, जो बाकी कॉरपोरेट बॉन्ड्स है उसकी तुलना में बेहतर हो सकती है, इसलिए इसका 20% एक्सपोजर दिया गया है। अब इसका कहने का मतलब इसकी जो रिस्क प्रोफाइलिंग है, इससे पैसे के डूबने का खतरा कहीं भी नहीं होता है, क्योंकि आज का जो बाजार है, आज का जो कंपनीज के जो बैलेंस शीट हैं, जो अकाउंट्स हैं, जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं, ये काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं, जो पिछले साल की तुलना में काफ़ी बेहतर है। तो रिस्क काफ़ी कम हो चुका है, रिवॉर्ड का संभावना ज़्यादा है। सो 60% AAA रेटेड पेपर, 20% AA+ और बचा हुआ तीसरा जो 20% है ये कैश एंड इक्विवेलेंट्स में निवेश करते हैं। तो इनकी जो यील्ड है वो काफ़ी बेहतर आने की, जो बाजार में बाकी AMC के कॉरपोरेट बॉन्ड फंड है इससे बेहतर आने की अच्छी प्रबल संभावना है। अब जानते हैं कि इसके फंड मैनेजर कौन है। इसके फंड मैनेजर हैं मिस्टर अभिषेक सोनथालिया। अभिषेक सोनथालिया जी का मोर देन 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है और इनका जो अनुभव है क्रिसिल की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में इन्होंने बड़े साल बिताए हैं, उसमें काम किया है। तो एक कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को समझने का इनका, चूंकि ऐसी कंपनी में पहले काम करते थे, तो इनका जो विश्लेषण है वो बेहतर रहेगा। तो आइए अब सबसे महत्वपूर्ण चीज समझते हैं कि किस कैटेगरी के निवेशकों को इस टाटा के कॉरपोरेट बॉन्ड NFO में निवेश करना चाहिए। अब देखिए, अगर आप एक ऐसे कस्टमर हैं जो बहुत ज़्यादा रिटर्न की आकांक्षा नहीं रखते हैं, आप सिर्फ एक फिक्स डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न चाहते हैं और आप गारंटेड रिटर्न विदाउट एनी वोलाटिलिटी चाहते हैं, और आपका जो टाइम होरिजन है वो 2 से 3 साल है, उससे ज़्यादा आपका टाइम होरिजन नहीं है, तो आप इस कॉर्पोरेट डेट फंड में, चूंकि मार्केट की वोलाटिलिटी नहीं है, इसमें मीडियम टर्म ड्यूरेशन के पेपर्स हैं और इसमें चूंकि ड्यूरेशन पेपर्स होने के कारण जो इंटरेस्ट रेट का जो रेजीम है उसके उठापटक से इसको ज़्यादा असर नहीं पड़ता। वो जो लॉन्ग टर्म के पेपर हैं उनको इंटरेस्ट रेट के ऊपर नीचे होने से ज़्यादा फर्क पड़ता है, मगर इसमें नहीं पड़ेगा। तो आप अगर 2-3 साल का ही टाइम फ्रेम है, रिस्क भी नहीं लेना चाहते, वोलेटिलिटी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। ये एक कैटेगरी होगी। दूसरे वो कस्टमर्स जो
एक मध्य मार्ग में यकीन करते हैं। अभी एक दो एक्सट्रीम है, अभी एक तरफ 5.5% की फिक्स डिपॉजिट है, दूसरे तरफ 60,000 से भी ज़्यादा का सेंसेक्स है। तो कुछ कस्टमर बिल्कुल सेंसेक्स का मार्केट का सारा निवेश बेच के एफडी की तरफ आना चाहते हैं और कुछ कस्टमर सारी एफडी बेच के सेंसेक्स की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये दो एक्सट्रीम के कस्टमर अगर आप नहीं है, आप एक मध्य मार्ग में एक यकीन रखते हैं तो, और आपने पहले से जो इक्विटी के आपके फंड्स हैं, जो हाई रिस्क की फंड हैं, जैसे फोकस इक्विटी फंड, स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स, या आपके मल्टी कैप फंड्स, या थीमेटिक फंड्स, या सेक्टोरल फंड्स, अगर आपका जो रिटर्न है ऑलरेडी बहुत बेहतर आ चुका है और आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा हेज करना चाहते हैं, थोड़ा सेफगार्ड करना चाहते हैं, थोड़ी अग्रेसिव स्ट्रैटेजी को डिफेंसिव करना चाहते हैं, तो ये फंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। आप अपने इक्विटी एक्सपोजर को कम करके इसमें निवेश कर सकते हैं। और अगर आप कुछ लमसम पैसों को लेके इक्विटी मार्केट में जाना भी चाहते हैं तो हमेशा ये कहा जाता है कि आप लमसम पैसे इकट्ठे कभी भी मार्केट में न डालें, क्योंकि मार्केट अभी हाई वैल्यूएशन पे है और कभी भी मार्केट में टुकड़ों में डालने में ही बेहतर होता है। तो आप एक लमसम पैसों का निवेश आप या तो किसी लिक्विड फंड में कर सकते हैं जो 1 साल के नीचे के पेपर्स होते हैं। लिक्विड फंड की चूंकि रिटर्न अभी थोड़ी कम हो गई है, तो आप लिक्विड फंड के ऑल्टरनेटिव के तौर पे इसमें निवेश कर सकते हैं। 3 से ऊपर का अगर आपका निवेश रहेगा तो आपको टैक्स के बेनिफिट भी मिलेंगे। तो अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आपको इंडेक्सेशन का फायदा इसमें मिल जाएगा। आप इसमें रिस्क कम रखते हुए रिटर्न आपका बेहतर आएगा, फिक्स डिपॉजिट से और भी ज़्यादा आएगा और भी बेहतर आएगा। बाकी कॉरपोरेट बॉन्ड फंड के तुलना में इसमें रिटर्न बेहतर आने की उम्मीद है। लमसम पैसों को इसमें डाल के इक्विटी में एसटीपी ट्रिगर करना भी बुरा आइडिया नहीं है। एक असेट एलोकेशन पैटर्न अगर आप बना के चलते हैं, आप एक मध्य मार्ग बना के चलते हैं, तो आपको अपना खुद का बिहेवियर कंट्रोल करने में काफ़ी आसानी होती है। और इस बाजार ने जितना लोगों का नुकसान नहीं किया है उससे ज़्यादा हमारा खुद का बिहेवियर, जो हमारे सेंटिमेंट्स हैं, जो प्लस और माइनस होते रहते हैं, जो एक बुल मार्केट फेज में ग्रीड में होते हैं और एक बियर मार्केट फेज में फियर में बदल जाते हैं, इनसे अगर बचना है तो आपने एक असेट एलोकेशन पैटर्न पे निवेश करना चाहिए। और असेट एलोकेशन में इक्विटी का पोर्टफोलियो और डेट का पोर्टफोलियो बनाते वक्त डेट के पोर्टफोलियो में एक अहम स्थान इस एनएफओ का हो सकता है। लास्ट में एक और बात करना चाहूँगा, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा कहते हैं कि हमें नए एनएफओज में बिल्कुल निवेश नहीं करना चाहिए, पुराने से अगर ट्रैक रिकॉर्ड जिसका है उसी में निवेश करना चाहिए। मैं भी इस बात को मानता हूं, मगर पूरी तरह नहीं मानता हूं। मेरा एक व्यक्तिगत, हालांकि मेरी व्यक्तिगत विचार है, आप इसे डिफरेंट व्यू रख सकते हैं। अगर माइकल शूमाकर है और एक फरारी को वो ड्राइव कर रहा है जिसमें नंबर 1 बनता है, तो वो गाड़ी परमानेंट तो रहेगी नहीं, वो कभी खराब होगी और नई गाड़ी शूमाकर जी लेंगे, तो क्या शूमाकर जी थर्ड आ जाएंगे नई गाड़ी के कारण? सो वाज इट द फरारी विच वाज विनिंग और वाज इट द माइकल शूमाकर विच इज विनिंग? सो इसी तरीके से अगर कोई फंड मैनेजर पहले से फंड रन कर रहा है और वो बहुत बेहतर होता है, तो कभी ना कभी वो भी एक एनएफओ रहा होगा। What I mean to say is, it's not only a sales enabler, it's also a purchase enabler. आप देखो जितने आईपीओज आए, जितने एनएफओज आए, बहुत सारे लोगों ने पहली दफा इक्विटी का स्वाद ही चखा क्योंकि एनएफओ ने उन्हें परचेज करने पे मजबूर किया। एनएफओज ऑलवेज अपील, आईपीओज ऑलवेज अपील, और उनके रिटर्न बेहतर आए, उन्होंने स्वाद चखा। अगर उन्हें पहले से जो ये डिस्कशन किया जाता है कि इस कैटेगरी के बाकी फंड जिनका ट्रैक रिकॉर्ड पहले से है उसमें निवेश किया, तो आज से निवेश क्यों नहीं किया? सो आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी शुड इन्वेस्ट इन दैट, बट इफ यू आर इन्वेस्टिंग हियर, दैट्स आल्सो नॉट अ बैड आइडिया फॉर योर डेट एलोकेशन। यू कैन सेलेक्ट दिस फंड। नीचे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं। मेरा नाम है डॉक्टर कुमार गौरव। आपको कोई सुझाव हो, कोई राय हो, कोई आपका सवाल हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में आप डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद आपका, बने रहिए। अगले 2 वीडियोस में हम विश्लेषण करेंगे एचडीएफसी का मल्टी कैप एनएफओ जो आने वाला है और एक्सिस का मल्टी कैप एनएफओ। ये दोनों एएमसी अपने एनएफओ लेके आ रही है मल्टी कैप कैटेगरी में, तो उसका भी विश्लेषण करेंगे।
बने रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। बाय बाय।